नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। रामनवमी 10 अप्रैल 2022 कोटपुतली स्थापना दिवस, जिसकी शुरुआत कहें तो इसका क्रेडिट जाता है लेट डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा, जिन्होंने तोराबाटी का इतिहास, ये एकमात्र ऐतिहासिक पुस्तक जो उनके द्वारा लिखी गई, जिसे कोटपुतली के नागरिकों के द्वारा स्वीकार करते हुए इसे स्थापना दिवस के रूप में मनाए जाने का क्रम जारी रहा। इसी क्रम में 4 दिन की एक सीरीज के अंतर्गत इंदौरिया शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से पब्लिक को अवेयर किए जाने के उद्देश्य से कोटपुतली, जो कि जिले की ओर अग्रसर है, किस तरह से उत्तरोत्तर विकास करता जा रहा है, किस तरह से राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं आम व्यक्तियों तक पहुंच रही हैं, उन सारी चीजों को आवाम तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है इंदौरिया शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा। आज इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो सभागार के अंतर्गत आमंत्रित एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे दाईं साइड बैठे हुए हैं श्रीमान जगदीश जी आर्य साहब, जो कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटपुतली हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ मौजूद हैं तहसीलदार श्रीमान सूर्यकांत जी शर्मा साहब, जो कि बराबर कोविड से लेकर के और अनवरत रूप से इस क्षेत्र को जिस तरह से रिप्रेजेंट करते रहे हैं, काबिल तारीफ रहे हैं। आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ पंचायत समिति को रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पर विकास अधिकारी शशिबाला जी वर्मा जी। मेरे बाईं साइड बैठे हुए हैं डॉक्टर अश्वनी गोयल, पीएमओ राजकीय जिला स्तरीय बीडीएम हॉस्पिटल कोटपुतली। तो मेरे राइट साइड में बैठे हुए हैं पवन जी सैनी, आप मुख्य प्रबंधक हैं आधार परिवहन विभाग कोटपुतली। तो आप ही के साथ यहाँ पर मौजूद है महेंद्र जी कौशिक, जो कि आरटीओ विभाग को देख रहे हैं, आरटीओ हैं। बीसीएमओ के रूप में हमारे पास मौजूद है हेल्थ डिपार्टमेंट को कवर करने के लिए हरिराम जी, डॉक्टर हरिराम जी, आपका मैं स्वागत करना चाहूँगा। विक्रम संवत 2079 रामनवमी कोटपुतली स्थापना दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी लोगों को प्रेषित करते हुए निसंदेह हर्ष का अनुभव हो रहा है। कोटपुतली स्थापना दिवस, जो कि अपना 635वां स्थापना दिवस 10 अप्रैल 2022 को हर वर्ष की भांति इस बार भी मनाने को तत्पर है। वार्ताएं परिचर्चाओं का दौर जारी है। उद्देश्य बहुत साफ है, कोटपुतली स्थापना दिवस के अवसर पर लोगों को, आवाम को ये बताया जाना कि कोटपुतली तब और कोटपुतली अब। आखिर तोराबाटी क्षेत्र का अब है उपखंड क्षेत्र, जिसके इतिहास को यदि जोड़कर हम देखें तो स्वर्गीय डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा द्वारा लिखित तोराबाटी के इतिहास के अंतर्गत यदि बात की जाए तो रामनवमी चैत्र नवमी संवत 1444 तदनुसार 1327 से यह स्थापना दिवस अनवरत रूप से मनाया जाता रहा है। और इसी क्रम में और आज कोटपुतली के लिए यह दिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव दिन के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसके अंतर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर शामिल होंगे, आज आप लोगों से मुखातिब होंगे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे, तहसीलदार आपके बीच में आएंगे, अधिशासी अधिकारी आपके बीच में आएंगे, आपके विकास अधिकारी शशिबाला वर्मा आपके बीच में आएंगी। तो इस तरह के वो तमाम प्रशासनिक अधिकारी आपको ये बताने का प्रयास करेंगे 10 अप्रैल 2022 कोटपुतली स्थापना दिवस से पहले कि आखिर कोटपुतली के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का किस हद तक हमें लाभ मिला है, और यदि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है तो एक अवेयरनेस के क्रम में भी ये कार्यक्रम अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। चूंकि कोटपुतली स्थापना दिवस रामनवमी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम की श्रृंखला चल रही है, मैं अपनी वार्ता को एक साकार रूप दूं उससे पहले हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कोटपुतली स्थापना दिवस के क्रम में कोटपुतली के आवाम को शुभकामना देने के लिए अनवरत रूप से इंदौरिया टाइम्स को समय देते हुए पब्लिक को अवेयरनेस से जोड़ने का क्रम जो आपके माध्यम से जारी रहा, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौरिया संस्थान की कोऑर्डिनेटर श्रीमती सुमन शर्मा से कहूंगा कि वो शशिबाला वर्मा जी का ये उत्तरीय पहना करके उनका स्वागत करें। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तोराबाटी क्षेत्र का कोटपुतली उपखंड जो 2 राजधानियों की योजक कड़ी बना हुआ है, जो देश और प्रदेश की राजधानियों को न केवल जोड़ता है बल्कि नेशनल हाईवे 8 पर स्थित होने के साथ साथ अपने संसाधन और अपनी व्यवस्थाओं के लिए अक्सर चर्चा में रहा है। इन सारी चीजों को एक सूत्र में बांधने के प्रयास के अंतर्गत साल में एक बार कोटपुतली स्थापना दिवस के क्रम में हम सभी ऑफिसर्स के माध्यम से आवाम से मुखातिब होते रहे हैं, उन्हें बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर सरकारी योजनाएं
किस हद तक आम जन तक पहुंच रही हैं और आखिर ऑफिसर्स की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, उन्हें भी हमें ध्यान में रखना होगा। इस कड़ी में मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा हमारे बीच जो मौजूद हैं एडीएम साहब। एडीएम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोटपुतली जिस तरह से घोषणाओं की गई हैं, अभी नगर पालिका से नगर परिषद में हम लोग कन्वर्ट हुए हैं, हमारे यहाँ सीवरेज की घोषणाएं भी हो गई हैं और प्रशासनिक दृष्टि से भी जुडिशरी से लेकर के तमाम वो सारे कार्यालय हमारे साथ मौजूद हैं और आप हर संभव प्रयास करते हैं अवेयरनेस के लिए पब्लिक से जुड़ने का। कोटपुतली स्थापना दिवस के अवसर पर आप किस तरह से अपडेट करेंगे, आवाम को क्या मैसेज करना चाहेंगे? सर्वप्रथम कोटपुतली क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। कोटपुतली बहुत ही प्राचीन कस्बा है जो उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। आज के वर्तमान समय में भी कोटपुतली नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी कर रहा है। इसमें अभी जैसा आपने बताया कि नगर परिषद की घोषणा हुई है, उसका जो लेआउट प्लान जो है कि कौन कौन सा क्षेत्र नगर परिषद में आएगा वो चॉकआउट कर लिया गया है। वो काफ़ी विस्तृत है, एक बहुत ही बड़ी और एक अच्छी नगर परिषद बनेगी। जब नगर परिषद बनेगी तो उसकी जो प्राथमिक आवश्यकता है सीवरेज लाइन, उसकी भी घोषणा हो चुकी है, पर वो सीवरेज लाइन का जो काम जो है जब भी टेंडर हो जाएंगे महीने में 2 महीने में तो काम शुरू हो जाएगा। और शहर को 2 भागों में बांटा गया है। जो सेकंड फेज की सीवर लाइन है कि वो भी आने वाला जो बजट घोषणा होगी कि मैं अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ कि राज्य सरकार की तरफ से सेकंड फेज की भी घोषणा हो कि जिससे कि पूरा जो क्षेत्र है वो सीवर के द्वारा कवर हो जाए। क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जो परिवर्तन देखने को मिला है हाल में कि एक यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज जो है वो चालू हो गया है और एक वेटनरी कॉलेज जो है वो उसकी भी घोषणा हो गई है। जो हॉस्पिटल है उसमें भी बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है, काफ़ी बढ़ गई है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ साथ सारी सुविधाएं यहाँ मिलने लगी हैं। जो क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी केसवाना जो है उसका पार्ट 2 आए और बड़ा इन्वेस्टमेंट हो कि जिससे कि कोटपुतली इंडस्ट्री के नक्शे के अंदर पूरे देश में एक सितारे की तरह नजर आए। जिस तरीके से हमारे पासरों में नीमराना इंडस्ट्रियल एरिया पूरे देश के नक्शे पर जाना पहचाना नाम है, हम भी उसी के नज़दीक हैं कोटपुतली क्षेत्र के लोग। तो यहाँ भी जो है इंडस्ट्री का विकास हो और नई इंडस्ट्री आए, इन्वेस्टमेंट हो कि जिससे कि कोटपुतली का नाम रोशन हो और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। जब ये कोविड का जो काल चला, कोविड काल में यहाँ के इंडस्ट्री एसोसिएशन ने बहुत आगे बढ़ कर के लोगों की सहायता की और प्रशासन ने भी उनके कंधे से कंधा मिलाया। जो कोविड की जो 3rd वेव आई, उस 3rd वेव के अंदर एक दिन भी हमने इंडस्ट्री को बंद नहीं करने दिया। आपस में वार्ता करते रहे, जो भी सहयोग इंडस्ट्री को चाहिए वो इंडस्ट्री को सहयोग दिया गया। तो कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं हुआ, किसी भी इंडस्ट्री को आर्थिक नुकसान नहीं हुआ। और जब ये जानकारी में आया कि यहाँ लगभग इंडस्ट्रियल एरिया में 15,000 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, तो जब कोटपुतली का विकास तब हो कि जब यहाँ 15,000 नहीं 50,000 वर्कर यहाँ काम करें। यहाँ ज़मीन भी उपलब्ध है, यहाँ पानी भी उपलब्ध है और यहाँ जो एक इंडस्ट्री के लिए सौहार्दपूर्ण जो वातावरण होता है उस वो भी मौजूद है। यहाँ अमन और शांति है, इसलिए कोटपुतली का भविष्य काफ़ी उज्जवल है और उसी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। निसंदेह आपने पब्लिक के आवाम को एक तरह से अपने उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ बहुत ही संक्षिप्त में आपने पूरी जानकारी दी है। क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या इंडस्ट्री और क्या डेवलपमेंट के वो आयाम जिन्हें यदि कोटपुतली छूता है तो निसंदेह सितारे की तरह से कोटपुतली चमकेगा। 2 राजधानियों की योजक कड़ी होना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन डेवलपमेंट की ऊंचाइयों को छू लेना एक बहुत बड़ी बात है। सर, यहाँ एक विशेष बात जो कोटपुतली की आवाम इस बात को अक्सर मीडिया से कई बार चर्चा करती रही है कि जिस तरह से जिले के दौर में शामिल कोटपुतली के लिए अलग अलग जमीनें अलॉट करवाई गई हैं और कुछ चीज़ों को शिफ्ट किया जा रहा है, विशेषकर जो प्रशासनिक कार्यालय हैं उन्हें शिफ्ट किए जाने की बात भी अक्सर आती रही है। क्या सच है, उसका आधार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यदि सारे ऑफिसेज वहाँ चले जाते हैं तो संभवतः आवाम को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं?
हर सिक्के के दो पहलू होते हैं कि ये जो विकास की गति चल रही है, जो विभिन्न कार्यालय जो शिफ्ट होने की बात चल रही है, तो ये कोई एक छलांग नहीं है। जैसे हेप्टाथेलन होती है, डेकाथेलन होती है, तो आप जो जिला स्तरीय कार्यालय हैं वो एक साथ नहीं खुल करके धीरे 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 उनके कार्यालय यहाँ आए हैं, मुख्यालय यहाँ आए हैं। जब कभी भी राज्य सरकार घोषणा करेगी, जब कभी भी, तो उसके लिए जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है ग्रेजुअल वे में, जिससे सरकार के ऊपर भी बजट का भार नहीं पड़े और जिला घोषित करने में जब भी राज्य सरकार करेगी तो उसमें सुविधाएं, राज्य सरकार को सुविधा हो। आपने देखा कि आवाम में कई बार कुछ चीजें जो वायरल होती हैं जिसे लेकर लोग बेवजह कई बार मीडिया से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं, और मुझे इस बात को स्वीकार करने में भी कोई ऐतराज नहीं है। आधी अधूरी जानकारी के साथ मीडिया भी यदि अपनी कलम चलाता है या अपने शब्दों को पब्लिक में प्रसारित करता है तो उसको भी रूमर बनते हुए देर नहीं लगती। बहरहाल आपने बहुत ही सही बात कही है, अचानक कोई छलांग नहीं लगाई जा सकती। जिले जैसी बड़ी परिकल्पना को साकार रूप देने में बहुत सारी व्यवस्थाएं उससे जुड़ती हैं, समय लगता है, और ऐसे ही दौर के अंतर्गत कुछ इस तरह के कार्य यदि शिफ्ट किए जाते हैं तो सिक्के के दूसरे पहलू के अंतर्गत हर विकास के साथ कुछ असुविधाएं सहर्ष चली आती हैं, उसे हमें फेस करना होगा कि आखिर पब्लिक के सहयोग के बिना कोई भी क्षेत्र है वो डेवलप नहीं कर सकता। मैं सर आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक लंबे समय से आप कोटपुतली में यहाँ पर हैं, आपने कोविड के दौर को भी देखा है और एक ऐसे दौर को भी आपने फेस किया है कि विभिन्न पार्टी के लोगों को एक मंच पे भी आप लाने में कामयाब रहे हैं, सामाजिक सरोकारों को भी आपने जोड़ने का प्रयास किया है, और सरकार की जितनी भी जनकल्याणकारी योजनाएं थी प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत आप सभी लोग एक मंच पर रहकर जिस तरह से आप लोगों ने पब्लिक को सुविधाएं दी हैं, काबिले तारीफ है। आप रामनवमी कोटपुतली स्थापना दिवस के अवसर पर कोटपुतली आवाम को क्या मैसेज करना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं कोटपुतली स्थापना दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामना प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि उनका भविष्य उज्जवल। विकास की अवधारणा बहुत व्यापक है और विकास की अवधारणा में जो मेन क्रक्स है जिस पर अपन ध्यान दे सकते हैं वो है व्यक्ति के जीवन स्तर में उन्नति, व्यक्ति का जीवन स्तर बढ़े। उसके लिए एक लोक कल्याणकारी राज्य बहुत सारे प्रयास करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो जीवन स्तर है और या जो विकास की संकल्पना है एक लोक कल्याणकारी राज्य में, वो ये है कि ऊर्ध्वमुखी हो, नीचे से ऊपर विकास हो। इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं ट्रिकल डाउन होता है, ऊपर से नीचे, जबकि सामाजिक विकास की अवधारणा ऊर्ध्वमुखी होती है। जब तक समाज का जो प्रत्येक स्तर है वो सशक्त नहीं होगा नीचे से लेकर ऊपर तक, तब तक विकास पूर्ण रूप में हम प्राप्त कर नहीं सकते। इसके लिए लोक कल्याणकारी राज्य है वो सबसे ज़्यादा जो फोकस करता है वो व्यक्ति के जीवन स्तर में उन्नति को करता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसकी सामाजिक सुरक्षा स्थापित है। इसके लिए जो समाज का ऐसा वर्ग जिसके पास संसाधनों की कमी है, जिनका आर्थिक स्तर अच्छा नहीं है, उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं और काफ़ी समय से चलाई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा भी बजट में ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें जो उनको जो सुविधा मिलती है पैसे की। एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जो जैसे पालनहार योजना है, वो पालनहार योजना में एक साथ 1500 रुपये बढ़ाया सरकार ने। पहले 1000 रुपये मिल रहे थे एक बच्चे को, अब एक बच्चे को 2500 रुपये मिलेंगे यदि उसके माता और पिता दोनों। तो अगर किसी परिवार में से 2 बच्चे भी हैं तो लगभग 5000 रुपये की उनको आर्थिक सहायता मिलती है। तो वो बच्चे निश्चित तौर पे अपना एक सुदृढ़ विकास इस संदर्भ में कर पाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक सहायता उनके लिए हो जाती है। इसी प्रकार से मैं एक निवेदन क्षेत्रवासियों से और करना चाहूँगा कि सामाजिक विकास की योजनाएं सरकार बहुत चलाती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो योग्य होते हुए भी उन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, जिसके लिए हमारे सम्मानीय जिला कलेक्टर महोदय ने एक विशेष अभियान जिले में शुरू किया है ऑपरेशन संबल के नाम से। और उस ऑपरेशन संबल में अभी तक उसका जो मेन फोकस है वो ये है कि इन योजनाओं से जो लेफ्ट आउट लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो लेफ्ट आउट रहते हैं वो जानकारी के अभाव में रहते हैं, और द्वितीय अगर लेफ्ट आउट रहने का कारण अपन देखें तो उनके पास ऐसे दस्तावेज नहीं होते जिनसे वो अपनी उस पर्टिकुलर योजना के लिए अपनी योग्यता साबित कर सकें। इसके लिए उन लोगों को साथ लेकर जो लेफ्ट आउट लोग हैं उनका सर्वे करके और उनको सामाजिक विकास की योजनाओं से जोड़ना इस ऑपरेशन संबल का मेन लक्ष्य है।
जो कि अभी चल रहा है। 15 तारीख तक हम इसका सर्वे करेंगे और कलेक्टर साहब ने जो टारगेट दिया है कि 30 तारीख तक ऐसे जो लेफ्ट आउट लोग हैं उन सबको इसमें जोड़ दिया जाए। सर मैं एक चीज़ यही जानना चाहूँगा कि ये तो लेटेस्ट आपने बताया कि कलेक्टर साहब का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसे यदि लिया जाता है तो बहुत से लोगों को लाभ मिलेगा और एक परिवार को यदि 2 व्यक्ति भी पालनहार योजना से जुड़ते हैं तो 5,000 रुपए की राशि अपने आप में एक ऐसी राशि है जो कि परिवार के चूल्हे को मेंटेन कर सकती है। मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा कि चूंकि हम बात कोटपुतली के स्थापना दिवस से रिगार्डिंग कर रहे हैं, अभी जो योजनाएं चली हैं जिसके अंतर्गत प्रशासन गाँव के संग चला है, कितने लोग किस किस तरह से लाभान्वित हुए हैं कोटपुतली के, एक बार हम वो भी कंटिन्यू करना चाहेंगे। मैं आपकी बात को कंटिन्यू करके निवेदन ये कर रहा हूँ कि जो प्रशासन गाँव के संग अभियान था उसमें भी क्षेत्र के जितने विभाग थे वो उन्होंने सबने सम्यक रूप से साथ जुड़ के काम किया और काफ़ी अच्छी उपलब्धियां रही उस अभियान के तौर पे। इसमें अपने क्षेत्र के काश्तकार हैं वो भी बहुत अच्छी स्थिति में लाभान्वित हुए। जो उनके इश्यूज थे विशेष तौर पे कस्टोडियन लैंड को हम ये बड़ी उपलब्धि, तो कस्टोडियन लैंड के जो इशू थे वो मतलब सुलझे और लोगों को अभी जो खातेदारी अधिकार देने की प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। उनके प्रीमियम हम जल्दी जमा करवाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा और भी जो योग्य लोग हैं उनकी हम तैयारी कर रहे हैं, उनकी फाइल तैयार कर रहे हैं। लगभग 100-150 काश्तकार और हमारी लिस्ट में है, उनके लिए भी जल्दी ही हम एक कैंप का आयोजन करेंगे उच्चाधिकारियों के आदेश के उपरांत। इसके अलावा जो कोटपुतली क्षेत्र में जो रास्तों की समस्याएं थी, बहुत सारे रास्ते जो है कदीमी रूप से चल रहे थे, पुरानी समय से चल रहे थे, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण उन रास्तों का जो है वो पक्के नहीं हो पा रहे थे, सड़क नहीं बन पा रही थी, सीसी नहीं बन पा रही थी। तो ऐसे हमने लगभग 175 के आसपास रास्तों के प्रस्ताव बनाए। उसमें कुछ रास्तों में कुछ लिटिगेशन में चले गए, बाकी मैक्सिमम जो रास्तों का अंकन है वो हमने राजस्व रिकॉर्ड में उनका कर दिया है। और आपको ये मैं सौभाग्य मानता हूँ कि ऐसे मैक्सिमम रास्तों के लिए सरकार द्वारा बजट भी जारी हो गया है, जहाँ पे जल्दी ही सड़कें आपको देखने को मिलेंगी। स्थानीय निकाय भी उसमें अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। कोई जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के थ्रू सीसी रोड बनना है या जो कृषि उपज मंडी है उनके द्वारा भी जो सड़कें बनाई जाती है, जो हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल जो एरियाज हैं तो उनका CSR है, वो भी उन रास्तों के निर्माण के लिए जो है उनमें फंड देते हैं। तो जो रास्ते हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज किए हैं, ज़्यादातर रास्ते अब जो है पक्के होने की संभावना है। यदि रास्ते छोड़े होंगे तो सोच भी ब्रॉड हो जाएगी। आपने इसको भी एक तरह से मैसेज करने का प्रयास किया है जी। जैसे कि अभी सर ने भी बताया था आपको कि कोई भी विकास है, विकास ग्रेजुअल होता है, वो एकदम मतलब स्थायित्व लिए हुए होता है। विकास कभी वापस नहीं आ सकता। हम आधुनिक हो सकते हैं, आधुनिक से वापस आ सकते हैं, लेकिन विकास कभी भी नीचे नहीं आया। और ग्रेजुअल विकास हमेशा एक अच्छा आयाम स्थापित और बहुत अच्छा समय है और आने वाला समय और भी अच्छा रहेगा। आपने देखा कि बहुत ही नपे तुले शब्दों में जो कि बहुत ही नपे तुले शब्दों में एक प्रशासनिक अधिकारी को जिस तरह से अपनी बात को आवाम तक पहुंचाना होता है, उसी का परिचय इस मंच के माध्यम से दिया जाता रहा है। पहले एडीएम साहब ने अपने संदर्भ में बातें रखी, आवाम को जागरूक किया, तो वहीं तहसीलदार साहब ने भी वो सारी बातें भी आप लोगों के साथ की हैं कि विकास कभी भी पीछे नहीं लौटता है, विकास केवल आगे बढ़ता है, ऊर्ध्वमुखी होता है और हमें उसी दिशा में आगे बढ़ते रहना है। यही एक हमारी सोच होनी चाहिए। बावजूद उसके पब्लिक से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कई बार कुछ चीज़ें बेवजह के वायरल होती हैं, इशू बना दिए जाते हैं, वहाँ प्रशासन के सामने भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है, उसे लेकर के भी प्रशासन को कई बार जूझना होता है। आपको काफ़ी समय हुआ है, जैसा कि आपने हर उस टारगेट को अचीव किया है, पब्लिक का सहयोग भी आपको मिला है, प्रशासन गाँव के संग रहा, प्रशासन शहरों के संग रहा और वार्डों में भी हम लोग है। मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी एक बड़ा नवाचार यहाँ से शुरू हुआ था और इसे पूरे राजस्थान के जरिए दुनिया भर के लोगों ने देखा कि हाँ इस तरह का कोई नवाचार हो सकता है। टीम वर्क देखना हो तो कोटपुतली के उस नवाचार में देखने को हमें मिला।
क्या आप मैसेज करेंगे कि पब्लिक अपने पर्सनल इशू छोड़ करके जब तक डेवलपमेंट में सहयोगी नहीं होंगे तब तक काम नहीं हो सकता। जैसे कि मास्टर प्लान के अंतर्गत देखने को मिला, धरना संचालित हुआ, इसी तरह से गौरव पथ है, उसकी चौड़ाइयाँ मेंटेन नहीं हो पा रही हैं। हर एक आदमी अपने तरीके से रास्ता छुड़वाना चाहेगा, चौड़ा सकड़ा करना चाहेगा। आपको क्या लगता है लोगों को कहाँ सोच बदलने की जरूरत है? जैसे कि मैंने पहले भी निवेदन किया कि एक वेलफेयर स्टेट कभी भी जनता का बुरा नहीं चाहता। विकास की कुछ ऐसी स्थितियां होती है जहाँ पे कुछ हमको त्यागना पड़ता है, लेकिन मैं आपको जो कंसेप्ट निवेदन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर मेरा किसी चीज़ में राइट ही नहीं है, मैं अननेसेसरी वहाँ पे अतिचारी हूँ और फिर मैं प्रोटेस्ट करूँ, ठीक है, कानून में उसके प्रोविजंस हैं और राइट्स भी हैं। प्रशासन कभी भी जनता के सहयोग को बिना प्राप्त किए आगे नहीं बढ़ सकता। और जब तक चाहे विकास किसी भी श्रेणी का हो, सामाजिक हो, अब हम यहाँ पे जो आप बात कर रहे हो वो जो है अवसंरचनात्मक विकास की बात कर रहे हैं। अवसंरचनात्मक विकास में जब तक हमारी सड़कें, जब तक हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, तब तक हम जिस विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि विकास बहुआयामी है, उसमें अवसंरचनात्मक विकास है, तो डेवलपमेंट के लिए हमें अवसंरचनात्मक विकास पे भी जोर देना पड़ेगा। यानी सीवरेज चाहिए तो सड़कों की चौड़ाई चाहिए। यस, मैं दूसरा निवेदन ये कर रहा हूँ कि जैसे हाईवे है, आप इस चीज का एक अंदाजा कर सकते हैं। आप सपोज कीजिए कि अगर हाईवे कोटपुतली से होकर नहीं जाता तो कोटपुतली के विकास की क्या स्थिति वजूद ही नहीं था। तो यही मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अवसंरचनात्मक विकास होता है तो वहाँ पे कुछ उनको त्याग करना पड़ता है। तो इसलिए ये चीज़ें हैं। हालांकि वो मैटर जो है वो अभी कोर्ट में है, उसमें मैं कोई अपना वक्तव्य जारी नहीं करना चाहता और मैं तो सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। और निश्चित रूप से हमने अधिशासी अधिकारी को भी आमंत्रित किया था, किसी वजह से वो अभी हमारे बीच नहीं है, बहुत जल्दी हमारे बीच आएंगे, उसकी अपडेट स्थिति का हमें पता लग सकेगा। बहरहाल आपने ये बताया है कि मामला कोर्ट में है, विचाराधीन है और हम लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए। यदि हमें सीवरेज चाहिए तो संभवतः हमारे को सड़कों की चौड़ाई भी मेंटेन करनी होगी और जनहित में आगे आकर लिया गया कोई भी इनिशिएटिव हमेशा पीढ़ियों तक याद किया जाता रहता है। जैसा कि कोटपुतली का 635वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं, तो निसंदेह सैकड़ों वर्षों का यदि इतिहास रहा तभी जाकर आज हम लोग इस कार्यक्रम के अंतर्गत विचार विमर्श कर पा रहे हैं। ऐसी सोच आवाम को अपनी डेवलप करनी होगी। तो पूरे तोरावाटी क्षेत्र के कोटपुतली उपखंड के अंतर्गत प्रशासनिक दौर में भी हमने 2 अफसर्स को विशेष रूप से इसलिए आमंत्रित किया, जिसके अंतर्गत एक थे अधिशासी अधिकारी जो हमारे बीच में कुछ ही समय में आने वाले हैं, तो दूसरे हमारे पास विकास अधिकारी जो पंचायत समिति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी शहरी वार्डों के जरिए शहरी कल्चर को, शहरी सुविधाओं को किस तरह से, किस रूप में आप देखते हैं, वो हमारे बीच में आएंगे तब बताएंगे। तो विकास की दौर के अंतर्गत ग्रामीण प्रधान ये जो हमारा जो देश है, उस देश के हर एक प्रत्येक ग्रामीण तक वो सारी योजनाओं को किस तरह से पहुंचाया जा रहा है, क्या उसके डेवलपमेंट के आयाम रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहा है कोटपुतली, हर एक व्यक्ति कैसे कदम से कदम मिला के चल रहा है, उनकी सारी अपडेट जानकारियों के लिए मैं हमारे बीच में मौजूद हैं विकास अधिकारी शशि बालाजी से निवेदन करूंगा। कोटपुतली स्थापना दिवस की सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। ताकि इस बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगी कि कोटपुतली जो पंचायत समिति है, जिसकी ग्राम पंचायतें हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कंपेयर अदर जो पंचायत समितियाँ हैं उनकी। जी, जो भी स्कीम नई स्कीम आती है, लोग उसके बारे में बहुत जागरूक होते हैं और उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। उसका एग्जाम्पल जैसे बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ पर 6000 के करीब शौचालय जो सेंक्शन थे वो बने भी, कंप्लीट हुए, उनका पेमेंट भी मिला उनको और फायदा भी मिला। बड़ी बात है। अभी रनिंग में जो चल रहे हैं हमारे 470 के करीब चल रहे हैं, वो कंप्लीट हो गए हैं, तो उनका भी पेमेंट हो जाएगा। एक ऐसी जो कॉन्सेप्ट है, अभी मंत्री जी ने यहाँ के जितने भी जो प्लेग्राउंड हैं उनको मॉडर्न प्लेग्राउंड के रूप में विकसित करने के लिए उन्होंने प्लान किया है। और ये मैं कह रही हूँ कि शायद हो सकता है पूरे राजस्थान में पहला ऐसा पंचायत समिति हो जहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अभी उन्होंने सैंक्शन भी जारी कर दिए हैं। तो जो हम प्लेग्राउंड सिटीज़ में देखते हैं, किस तरह के डेवलप्ड प्लेग्राउंड जो बच्चों के लिए मिलते हैं हमें, तो आपको कुछ समय के अंदर ही शायद कोटपुतली में भी जो स्कूल हैं वहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि MLNet से काफ़ी सैंक्शन जारी हो चुकी हैं और हम उसको कन्वर्जेंस में नरेगा में लेके कुछ पार्ट उसका जो है नरेगा से करवाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि जब इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं अगर ग्राम पंचायत लेवल पे हो रही हैं तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलेगा, बच्चों को फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। और दूसरा मेरा ये यहाँ का जो यहाँ की जनता को एक मैसेज देना चाहूँगी कि जो पानी की बर्बादी है वो यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत कई बार मैंने महसूस किया है कि जब भी लोग एक बोरिंग से सिर्फ 2 ही घर पानी पी रहे हैं और पानी इतना वेस्टेज हो रहा है, तो इसके लिए बार बार मैं उनसे भी यही निवेदन करना चाहूँगी
कि जब भी हम बोरिंग लगाएं तो कम से कम 10-20 लोग उसका यूज़ करें, उस पानी को यूटिलाइज करें, तो फ्यूचर में हम उस पानी को सेव कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो ड्राई जोन है और पानी आने वाले समय में बिल्कुल नहीं बचेगा, पीने के लिए भी नहीं बचेगा। तो जब भी हम सैंक्शन करते हैं, मैं स्पेशली इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ कि वहाँ कम से कम 10-20 घर हों, उनके लिए पानी की व्यवस्था हो, और ऐसा नहीं हो कि एक बोरिंग से सिर्फ एक ही आदमी को फायदा मिले। ये मेन समस्या जो आने वाले टाइम पे आप जो कोटपुतली की जनता है वो फेस करेगी इस चीज़ को, अगर आज अब उसके बारे में वो बिल्कुल जागरूक नहीं हुए तो। जैसे हमारी स्कीम नरेगा में है, जैसे लेबर हम लगाते हैं, तो यहाँ जितनी भी जो महिलाएं हैं उनसे मेरा यही है कि कई बार क्या है कि महिलाएं बाहर कहीं काम करने नहीं जा पाती हैं बच्चों के कारण या जो भी उनकी घरेलू जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो मेरा प्रयास यही रहता है कि 90% मैं मेड महिलाएं लगाती हूँ, ताकि उन महिलाओं को वहीं पर उनके पास में रोजगार मिल जाए। और अपने यहाँ पर इस चीज़ को मैं काफ़ी टाइम से मेंटेन भी करके रखा हुआ है मैंने कि 90% जो महिलाएं हैं वो मेड हैं। और कोटपुतली के लिए जैसे कि आप बता रहे थे मेरे से पहले दस्तार जी कि रास्ते या सड़कें जो हैं, सही है कि रास्तों के बिना डेवलप नहीं हो सकता, किसी भी पंचायत का डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमने जो प्लानिंग की है कि पहले उन रास्तों को चुना जाए जहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है, आवागमन का जो है बिल्कुल भी बाधित हो रहा है, वहाँ से लोग जा नहीं पा रहे, तो प्रायोरिटी में हम उनको करवाते हैं पहले कि उनको पहले कंप्लीट किया जाए, बाद में उन रास्तों को लिया जाए जो कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और प्रशासन गाँव के संग जो अभियान चला था उसमें तहसीलदार जी ने बहुत अच्छा काम किया कि काफ़ी रास्ते जो हैं वो कटान में उन्होंने रिकॉर्ड ली किया उनको, और उन्हें बनाए भी हैं वो। और एक और मैं बताना चाहूँगी कि जो प्रशासन गाँव के संग अभियान चला उसमें कोटपुतली जो पंचायत समिति है वो प्रथम स्थान पर रही, सबसे ज़्यादा के लिए। तो लोग जागरूक हैं और हम लोगों को बार बार मीटिंग भी आयोजित करते हैं, सरपंचों को बुलाते हैं, वार्ड पंचों को भी उनको अवेयर करते हैं कि क्या क्या नई स्कीम चल रही है उनके बारे में। और यहाँ की जितनी भी जो स्कीम जो गवर्नमेंट की जितनी भी बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स जो चल रही हैं उनमें कोटपुतली ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड नंबर पे स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ के लोग जागरूक हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जिनके लिए, एक तो पानी के लिए स्पेशली कहना चाहूँगी, दूसरा यहाँ एक जो मेरे को देखने को मिला कि चारागाह जो लैंड है उस पर काफ़ी अतिक्रमण कर रहे हैं। अगर वो फिनिश हो गया तो आने वाले समय में आप सोच नहीं सकते कि यहाँ का दृश्य किस प्रकार का होगा, क्योंकि पेड़ नहीं बचेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि अगर 1 बीघा या आधा बीघा भी बचा हुआ है तो उसको हम डेवलप कराएं। तो मैंने यहाँ पर भी 11 चारागाह सैंक्शन किए हैं, तो मैं सोचती हूँ कि अगर वहाँ पर 10 पेड़ भी लगते हैं तो भी बहुत अच्छा है, कम से कम 10 तो लगा पाएंगे हम। और इसके लिए लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप इस चीज़ को गंभीरता से सोचें कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो आप लोग भी नहीं जी पाएंगे। ऑक्सीजन जिस तरह से हमने कोविड में देखा कि हम सबकी हालत क्या थी बिना ऑक्सीजन के, तो यहाँ के लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग उस चारागाह को बचाएं, वहाँ पर प्लांट लगाएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जिसमें हम प्लांटेशन का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमारा एक रुपये भी खर्च नहीं होता। गवर्नमेंट की नरेगा में इतनी सारी स्कीम है कि आप प्लांटेशन का तो इतना अच्छा काम कर सकते हैं कि पूरे क्षेत्र को हरा भरा कर सकते हैं। और इसका जैसा कि राकेश जी आपको पता भी है, मैंने करवाया भी इस चीज़ को, और मैं इस चीज़ में प्रयासरत भी हूँ कि यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसा अच्छा करूँ कि कोई एक ऐसा चारागाह डेवलप करूँ वो मॉडल बने, जिसको देख के और बाकी जो चारागाह हैं उसको भी उस तरह से करें। सुना फ्लो में अपनी बात को एक ही अंदाज में कह देना आपकी फितरत रही है। बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने मुंह से नहीं बताना चाहती हैं, लेकिन आवाम जो कि इस समय इंदौरिया टाइम्स के जरिए स्टूडियो से मुखातिब है, आप सभी शख्सियत से इस समय मुखातिब है, उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे बीच जो अफसर्स बैठी हुई हैं, शशि बालाजी जिस तरह की बातें कह रही हैं, आपने निश्चित रूप से जहाँ भी अपने कार्य क्षेत्र को चुना है वहाँ अपने एक बड़े आयाम स्थापित किए हैं। कोटपुतली से पहले आप खेतड़ी में भी रही हैं और वहाँ आप इतना इको फ्रेंडली रही हैं, वहाँ पे चारागाह भूमि को जिस हरा भरा भूभाग में आप बनाकर आई हैं, ये उसी का परिणाम है। मैं जब ये बोल रही थी उस समय मैं बस ये सोच ही रहा था कि आप प्रकृति तक पहुँच पाती या नहीं पाती, पानी को तो टच कर दिया, पेड़ तक पहुँचेंगी या नहीं, और लास्ट में ये तय कर दिया कि इन्होंने कुछ चारागाह ऐसे चिन्हित कर दिए हैं और अभी भी कुछ करने की इच्छा रखती हैं कि मैं यहाँ भी कुछ ऐसे मॉडल चारागाह बनाकर जाऊँ। ये बहुत बड़ी बात है। पेड़ बचेगा, पानी बचेगा, तभी जा करके हम लोगों का जीवन एक सुखद जीवन यापन हो सकेगा। मैं इस विषय को कंटिन्यू करते हुए माननीय एडीएम साहब, तहसीलदार साहब के सामने भी मैं इस बात को रखूंगा। पानी को लेकर के जिस तरह से मिसयूज हो रहा है, आपने बताया कि एक ट्यूबवेल से इतना नुकसान हो रहा है। हमारे क्षेत्र में सर बहुत सारी सर्विस स्टेशन बने हुए हैं, यानी 15 रुपए 20 रुपए की गाड़ी की धुलाई के अंतर्गत गैलन लीटर पानी व्यर्थ में बह जाता है। बैरोड हमारा डार्क जोन में आ चुका है और कोटपुतली कभी भी डार्क जोन में आ सकता है, और यदि आ भी गया हो तो आंकड़े आने की देर बाकी है, अन्यथा हम लोग बिल्कुल कोने के ऊपर बैठे हुए हैं। इस पर भी यदि कोई इस तरह का निरीक्षण करें, उन लोगों को कहीं लाइसेंस दें या उनकी लिमिट बनाएं, तो पानी जो सड़कों पे बहता है और वो जाकर अनायास जब पानी नहीं बहेगा तो संभवतः न केवल पानी बचेगा बल्कि जो जगह है वो भी उससे बाधित होने से बच जाएंगी। इसे भी आप अपने जरिए से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ये मेरा एक विशेष निवेदन रहेगा इस अवसर पर।
मैं ये जानना चाहूँगा कि जब स्वर्गीय डॉक्टर MP शर्मा साहब द्वारा तोरावटी का इतिहास लिखा गया, तो उसी के माध्यम से हम ये मान सकते हैं कि 635वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। सैकड़ों वर्षों का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्षेत्र की रही है। आप भी काफी समय से यहाँ हैं, तो BDM हॉस्पिटल को आपने उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर होते हुए देखा है, तो आज की वर्तमान स्थिति क्या है जिस पे हम गर्व महसूस कर सकें? मैं सबसे पहले तो सभी कोटपुतली वासियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एवं BDM हॉस्पिटल कोटपुतली जो कि पहले 150 बेड का था, उसके बाद में अभी आज की तारीख में जिला अस्पताल घोषित हो चुका है और जिला अस्पताल की जो सुविधाएं हैं वो धीरे धीरे अपने यहाँ बढ़ रही है। जैसे पहले ICU नहीं था, वो ICU संचालित है। ICU में अपन पेशेंट एडमिट भी हो रहे हैं, जो सीरियस में नहीं जाते हैं उनको रख रहे हैं। पूरे हॉस्पिटल के जो बेड हैं उनको सभी को ऑक्सीजनेशन कर दिया गया है। हर बेड पे ऑक्सीजन सप्लाई है। जो कोरोना काल चला, तो फर्स्ट कोरोना जो रेड थी उसमें हमारे पास में सिर्फ एक ऑक्सीजन का प्लांट था। आज की तारीख में अपने पास 3 ऑक्सीजन प्लांट हैं जो कि पूरे हॉस्पिटल में सप्लाई दे रहे हैं। उसके बाद में अभी जो सीनियर उसके प्रमोशन हुआ, उसमें एक जीरेट्रिक वार्ड और खुल रहा है, जिसमें जो ओल्ड एज के पर्सन हैं उनके लिए पूरा एक्सरसाइज का सारा उस तरह का सिस्टम जो लगाया गया है, जिसमें सभी तरह की एक्सरसाइज उनको करवा सकते हैं। जो भी उनके जो रिहेबिलिटेशन का काम है वो भी उस वार्ड में किया जाएगा जी। और उसके अलावा अभी हमारे जो CT स्कैन लगनी है उसका भी वो टेंडर प्रक्रिया चल रही है। जल्दी ही 1 महीने के अंदर, शायद 1-1.5 महीने में CT स्कैन चालू होने की संभावना है। एम्बुलेंस की क्या पोजीशन है? एम्बुलेंस अपने पास में जो एक पहले कार्डियक एम्बुलेंस थी वो अभी गवर्नमेंट ने वापस बुला रखी है। अभी अपने पास रनिंग में 2 एम्बुलेंस है जो कि MRS के थ्रू अपन चला रहे हैं और बाकी जो 108 एम्बुलेंस के द्वारा ही मरीजों को जयपुर भेजा जाता है। अभी बेड की संख्या कितनी? अभी अपना बेड हॉस्पिटल 250 बेडेड है, 250 बेड है और अभी एक पीडियाट्रिक ICU भी चालू है। जो हमारे पास वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि हमारे जो नए ब्रांच हम खोल रहे हैं, जैसे पीडियाट्रिक ICU खुल रहा है, SNCU भी खुल चुका, लेबर रूम भी नया बन गया, शिफ्ट हो गया है। अभी हमारे पास 28 वो बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, क्वार्टर्स बन रहे हैं, जिसमें कि 14 तो डॉक्टर्स के लिए हैं, 14 नर्सिंग स्टाफ के लिए। उनका काम भी लगभग पूरा हो रहा है। और अपने इसमें जो उन्नति हुई है, कोरोना लैब चालू हो गई थी, जो पिछले कोरोना के टाइम था उस समय से ही कोरोना लैब चालू हो गया है। एक हॉस्पिटल के अंदर भी जो अपने बरामदे का निर्माण करवाया गया मंत्री जी ने, जिससे कि जो अंदर जो भीड़ रहती थी, गंदगी रहती थी, वो कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी समस्या हमारे पास क्या आ रही, जो हमारे पास मैन पावर थी वो हमारे 150 बेड का जो हॉस्पिटल था उसी समय की जो मैन पावर है वो अभी हमारे पास है। जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं, आगे भी लिख रहे हैं कि हमारे पास मैन पावर बढ़ाएं, तो जो और सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है उनको पूरी तरह से लोगों को दे पाएं। माना जाता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट का हमेशा से कंपटीशन रहता है कि आम आदमी बड़ा आश्वस्त होता है प्राइवेट में जाकर, उसे लगता है कि शायद VIP ट्रीटमेंट उसे मिलेगा, VIP फैसिलिटीज मिलेंगी। लेकिन अभी राज्य सरकार की द्वारा जो जारी घोषणाएं की गई हैं, जो सुविधाएं हैं, उसमें चिरंजीवी योजना जैसी बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसमें न केवल सभी दवाइयां जांचें फ्री कर दी गई हैं, बल्कि फैसिलिटी वाइज भी, जैसा भी आपने बताया, ICU से लेकर एम्बुलेंस और वो सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं। तो आप एक बार बताएंगे कि अब किस तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी कहीं प्राइवेट से पीछे नहीं रह गए? हमारे पास अभी जो OPD है हमारा कोटपुतली BDM हॉस्पिटल का, जब ऑफ सीजन होता है, जबकि मरीज बहुत कम होने चाहिए सभी जगह, उस समय भी लगभग 2000 का OPD है, और जब सीजन आता है तो 3000 से ऊपर का हमारा OPD होता है। IPD जो है हमारा 300 से ऊपर हो जाता है। अभी भी जो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, हमारे BDM हॉस्पिटल के आसपास उनकी OPD किसी भी हॉस्पिटल की मिला करके नहीं है। तो इतना वर्कलोड हमारे पास है। हो सकता है थोड़ी बहुत असुविधा भीड़ की वजह से होती है, वरना हमारे पास सभी जो ऑपरेशन थिएटर है सारा है, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, और सभी तरह के डिपार्टमेंट अच्छे चल रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि हॉस्पिटल है वो 150 बेडों से लेकर के 250 बेडेड हमारे पास हॉस्पिटल है। सुविधाओं की दृष्टि से देखा जाए तो जिला स्तरीय हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गया। मे भी बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज की घोषणा की संभावनाएं हैं कि हो सकती हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद गवर्नमेंट की योजनाएं अच्छी सारी लागू हुई, लेकिन बावजूद उसके अभी हाल ही में समाचार पत्रों की जो सुर्खियां बनी वो इस बात से बनी कि जो OPD का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो शुल्क लिया जाता था, वो शुल्क अपने आप में हॉस्पिटल के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एक सहयोग राशि होती थी, जिसको लेकर के लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। MRS इससे किस तरह से प्रभावित है? जो हमारे पास जो OPD और IPD से जो पर्चियों से लगभग हमारे यहाँ BDM हॉस्पिटल में करीबन IPD से जो पेमेंट आता था वो 3.5 लाख लगभग आता था, जिससे कि हम एक तो जनरेटर हमारे जो चलते हैं उनका पेमेंट हम MRS के थ्रू करते थे। जो गार्ड हमने रखे हुए थे, जो सहायक या जो वार्ड बॉय हम MRS के थ्रू रखते हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी ये कहा है कि 1 महीने तक
इस प्रोग्राम को चालू करके देखेगी और हमसे उसके लिए मांगी है कि हमारे को जो सुविधा हो रही है उनके लिए हम लिखेंगे। अगर उसमें ये दिक्कत आती है तो गवर्नमेंट उसको पे करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आवाम जो इस समय इंदौरिया टाइम के जरिए कोटपुतली जिला स्तरीय बीडीएम हॉस्पिटल से जुड़ी सुविधाओं को इस समय देख रही है, उनके लिए नोट करने वाली बातें ये है कि 150 बेड से शुरू होने वाला भगवान दास मोरिजा वाला जो हॉस्पिटल है वो अपने आप में किसी भी सिटी हॉस्पिटल से कम नहीं रह गया है। जिला स्तरीय हॉस्पिटल के साथ साथ आईसीयू से लेकर के वो लोगों तक जो कनेक्टिविटी है मेडिकल डिपार्टमेंट की होनी चाहिए वो इतनी सुदृढ़ हुई है कि उसे लेकर के किसी भी व्यक्ति को अनायास रूप से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जेब नहीं कटवानी होगी तो अनायास उसे जयपुर रेफर किए जाने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। आवश्यकताएं इस बात की भी है कि बेशक राज्य सरकार ने घोषणा की गई हो, लेकिन जो सुविधाएं यहाँ पर एमआरएस के जरिए इन्हें मैनेज करना होता था, स्टाफ की प्रॉब्लम डॉक्टर साहब ने अभी बताई कि 150 बेडेड स्टाफ जो हुआ करता था वही 250 बेडेड स्टाफ के ऊपर भी लागू है, तो इसे भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाना जरूरी है। जल्द से जल्द यदि ये व्यवस्थाएं होंगी तो निसंदेह नेशनल हाईवे पर स्थित राजकीय बीडीएम हॉस्पिटल दो राजधानियों की योजक कड़ी की एक ऐसी कनेक्टिविटी सेल मानी जाएगी जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कम से कम लाइफ लाइन से कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा। ये जो चर्चाएं कर रहे हैं आपसे, वो चर्चाएं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको इस बात का फक्र होना चाहिए कि न केवल 635वां स्थापना दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं, बल्कि आज से पहले के दौर से गुजरते हुए आज जब हम 2022 में अपनी बात कर रहे हैं, 21वीं सदी में जब हम लोग चल रहे हैं, बहुत कुछ बदला है। कोई अचानक एक व्यक्ति किसी डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार नहीं होता, तमाम डिपार्टमेंट्स, आवाम और वो सब लोग मिलकर के किसी क्षेत्र के डेवलपमेंट को तय करती हैं। आपने जाना कि बीडीएम हॉस्पिटल की अपडेट पोजीशन क्या है। तो वहीं मेरे साथ इस समय दूसरे वक्ता के रूप में मौजूद हैं यहाँ पर आगार प्रबंधक श्री पवन जी सैनी। के माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि कोटपुतली जो आगार है, जो दो राजधानियों की कड़ी है, राजस्थान का आखिरी छोर है, यहाँ आगार के अंतर्गत कितनी बसें हैं, कितने चालक परिचालकों की संख्या क्या है, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि शायद राजस्थान का ये पहला कोटपुतली क्षेत्र है जहाँ शेल्टर बस स्टैंड नहीं है। शेल्टर बस स्टैंड की बात भी हम बाद में कर लेंगे। यहाँ कह करके कोई भी बस स्टैंड ही नहीं है, तो जब बस स्टैंड नहीं है, शेल्टर बस स्टैंड नहीं है, तो आखिर हम किन योजनाओं को, सरकार की किन चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं, जबकि प्रताप सिंह जी खाचरियावास इस बारे में बहुत बड़े बड़े दावे करते देखे जा सकते हैं। इन सारी स्थितियों को लेकर आप अपने क्षेत्र को कैसे मजबूती प्रदान करेंगे, कैसे उन्हें लगेगा कि हमारे यहाँ आगार स्थापित है, बताएं। सर्वप्रथम तो इंदौर टाइम्स की तरफ से समस्त कोटपुतली वासियों को कोटपुतली स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। और यहाँ जो राकेश जी ने हमें इनवाइट किया, इनका बहुत बहुत आभार। अब मैं थोड़ा सा जो राकेश जी ने पूछा उस पर प्रकाश डालूं। कोटपुतली आगार किसी जमाने में एक हमारे पास नगर पालिका पार्क है, तो ये आगार उस समय वहाँ स्थापित था। 1976 में ये ट्रांसफर होके जो नगर पालिका बिल्डिंग है इसके पास में स्थापित हुआ जी। वर्तमान में करीब 60 निगम वाहने इसमें संचालित हैं, 200 चालक परिचालक निगम के हैं, 70 के आसपास संविदाकर्मी हैं। और जो आपने कहा कि एक बस स्टैंड, वास्तव में ये बस स्टैंड की आवश्यकता इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल कोटपुतली आकार एक नॉर्मल आकार नहीं है, ये हमारे राजस्थान का एक आखिरी छोर दिल्ली हाईवे पे स्थापित है, जहाँ पे ऑलमोस्ट राजस्थान के हर जिले की गाड़ी, हर जिले का पैसेंजर ये इधर से गुजरता है, क्रॉस करता है। तो उस लिहाज से भी ये जो डिपो एक बहुत महत्व रखता है। यहाँ से जो आदमी 4 दिशाओं में जाता है, दिल्ली भी जाएगा, जयपुर भी जाएगा, सीकर रूट पे भी जाएगा, अलवर रूट पे भी जाएगा, तो चारों दिशाओं के लिए वर्तमान में कोटपुतली आगार के पास ना तो निगम का और ना ही नगर पालिका कोई बस स्टैंड। आप स्वयं मानते हैं कि बड़ी बात है कि बस स्टैंड नहीं होना अपने आप में एक बहुत बड़ा साइन ऑफ इंटरोगेशन है, बहुत जरूरत है इसकी। इसके बिना आम आदमी इतना परेशान रहता है। या तो आप देखो बीडीएम के सामने आपको खड़े मिलेंगे पैसेंजर्स, या दीवान के सामने, या फिर अपने पुलिया जो नीमका थाना साइड का और अलवर साइड का जो पैसेंजर जाएगा पुलियाओं के नीचे वेट करते मिलते हैं, जहाँ पर वाहने भी पार्क करते हैं, वहां से सवारी को बैठाते और चढ़ाते भी। इस दिशा में जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है या अपना प्रयास हो रहा है, तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में बहुत जल्द अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो कोटपुतली वासियों के लिए बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास बस अड्डा इस
जगह जहाँ पे वर्तमान में हमारी कार्यशाला है और जहाँ जो छोटा जमीन हमारा है उस पर स्थापित होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इस कार्यशाला के लिए ऑलरेडी बांसुर रोड पे जो चतुर्भुज है वहाँ पे 7.5 बीघा जमीन के लिए अपने यहाँ से प्रस्ताव बना के कलेक्टर साहब के पास भिजवा दिया गया है। और जैसे वहाँ से अपने पास कुछ आएगा कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके इस पे कार्य चालू हो। और कोटपुतली वासियों के लिए मेरा ये रहेगा अगले स्थापना दिवस से पहले जी ये कार्य सफल हो आप लोगों के सहयोग से। और अगर ये बस अड्डा बन जाता है तो ये अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगी कोटपुतली के लिए। यस, कोटपुतली क्षेत्र में भी आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस अड्डा बन के तैयार हो गया। आपने देखा कि इस कॉन्फिडेंस में पवन जी सैनी ने आधार प्रबंधक होने के नाते आपने एक आश्वस्त किया है कि अगले स्थापना दिवस से पूर्व कोटपुतली में वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड आपको मिलेगा और बहुत सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। और एक वजह भी आपने बताई कि ये राजस्थान के आखिरी छोर को रिप्रेजेंट करता है कोटपुतली। चारों तरफ के जो पैसेंजर हैं वो कोटपुतली को क्रॉस करके जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोटपुतली में बस स्टैंड नहीं होना अपने आप में यहाँ के जनप्रतिनिधित्व पर एक सवाल खड़ा करता है। आज सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि जल्द से जल्द यदि इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं तो संभवतः स्थापना दिवस से पूर्व ये जो परिचर्चा इंदौरिया टाइम्स के द्वारा रखी गई है इसकी सार्थकता को फिर कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती। बावजूद इसके कि बड़े कंस्ट्रक्शन को लेकर या आपने कहा कि आधार को चतुर्भुज की साइड में शिफ्ट किया जाएगा और यहाँ पे वर्ल्ड क्लास एक तरह से बस स्टैंड देखने को मिलेगा। वर्तमान में शेल्टर बस स्टैंड तो कहीं भी बनाए जा सकते हैं, जन सहयोग से भी बनाए जा सकते हैं। आप स्वयं मानते हैं बीडीएम के सामने, दीवान के सामने, डाबला रोड पर जहां जहां जगह हो सकती हैं वहां क्राउड देखी जाती है। आए दिन वहां पर एक्सीडेंट भी होते हैं। हमारे साथ आरटीओ बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम उनसे भी इस बारे में चर्चा करेंगे। इन्हें भी कई बार व्यवस्थाओं को मैनेज करने में बहुत दिक्कत आती है। तो आपको नहीं लगता कि शेल्टर बस स्टैंड होने चाहिए? नहीं, आवश्यकता है। अगर मान लो जैसे एक मेन बस अड्डा अपन बन जाएगा, सेंट्रलाइज बस अड्डा जिसको बोलते हैं केंद्रीय बस अड्डा, जहां से वाहनों का संचालन अपना चालू कर देंगे। जो भी गाड़ी जो फ्लाईओवर ऊपर से जा रही है वो सारी की सारी गाड़ी या दिल्ली जाने वाली हो, सीकर से आने वाली हो, जयपुर से आने वाली हो, बांसुर साइड से आने वाली हो, सारी की सारी अगर अपने पास एक सेंट्रलाइज बस अड्डा बन गया तो उनकी जो बुकिंग वगैरह वहाँ चालू होंगी। नेचुरली जो पब्लिक और जो पैसेंजर आपको बीडीएम के सामने खड़ा मिलेगा या दीवान के सामने वहां तक पहुंचेगा, वहां से वो बोर्ड होगा, वहां से वो उतरेगा। तो ये जो अननेसेसरी रोड पे या पुल के नीचे जहां भी पब्लिक खड़ी है इनके लिए सेंटर कहाँ बन जाएगा? सेंटर बस अड्डे का बस स्टैंड हो जाएगा। उस बस अड्डे बनने से क्या होगा कि वहां जो आम आदमी जो रोड पे खड़ा है आराम से जब तक है वेटिंग रूम होगा, सब कुछ जो भी होगा, जो अपनी कल्पनाएं हैं अगर साकार होती हैं तो कल्पनाएं तो बहुत बढ़िया बना रखी है हम लोगों ने कि अगर सब कुछ नॉर्मल रहा और मैं चाहता हूं कि मैं दिल से भी मान रहा हूं कि ये सब कुछ नॉर्मल ही होगा क्योंकि जिस हिसाब से अपन आगे बढ़े हैं। इसके अलावा अगर मान लो को जरूरत पड़ती है बाद में छोटे छोटे शेल्टर्स वर्कशॉपों की तो शायद उसके लिए भी बाद में जहाँ कुछ इस टाइप का बना दिया जाए कि जहाँ पैसेंजर बाहर खड़ा है, जब बीडीएम के सामने है या बीडीएम के सामने भी है, वहाँ पे भी कुछ सेट बना के उनके नीचे कुछ बेंचें वगैरह रखवा के उनके लिए भी एक आसन बनाया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अलग से शेल्टर बस स्टैंड ना हो करके जब ये वर्ल्ड क्लास है बस स्टैंड यहाँ पर बन जाएगा तो वो स्थानीय जो शेल्टर बस स्टैंड है उन सभी की पूर्ति करता नजर आएगा। हाल में अभी आपको नहीं लगता है कि ऐसी कोई व्यवस्थाएं अभी बन सकने की स्थिति में होंगी? नहीं, जब तक अपना ये काम चालू नहीं हो जाता वर्कशॉप का उधर शिफ्ट करने का, उसके बाद ही अपन आगे के लिए बोल सकते हैं कि हाँ अपन अपने इसमें जो सेंट्रलाइज बस अड्डा बनेगा। उससे पहले अगर मान लो अपन थोड़ा बहुत करें तो आई थिंक जो पुल के नीचे जहां से हम लोग सवारियां बैठाते हैं, नेमका थाना साइड में जाने वाले जो पुल के नीचे है, आलमोर साइड में जब जस्ट डिपो के सामने है, वहाँ की व्यवस्थाओं के लिए हम लोगों ने नगर पालिका विभाग से पुलिस वालों से मांग के बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। कुछ बेंचेज भी रखवा दी गई हैं। वहाँ टेम्पररी वैसे पानी की व्यवस्था भी है कि गर्मी का सीजन है, पानी की टंकियाँ भी रखवाई हैं। उसके बावजूद भी जो 2 पॉइंट अपने बीडीएम और दीवान, इसके सामने जो पैसेंजर बैठा है या खड़ा है, उसके लिए फिलहाल अपने पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि उनको कैसे सेट दिया जाए। पब्लिक जो इस समय मुखातिब है इंदौरिया टाइम्स से, उसके सामने एक सवाल खड़ा किया गया है कि वर्ल्ड क्लास जब तक बस स्टैंड नहीं बन जाता तब तक एक सीमित संसाधन के अंतर्गत आगाह क्या कर सकता है, उसके बारे में आपने जानकारी दी।
उन्होंने पुलिया के नीचे डाबला रोड पे व्यवस्थाएं की हैं, पानी की व्यवस्थाएं की हैं, बेंचें डाली गई हैं, गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। इन तमाम चीजों पे हिंदुस्तान का जो सेवा भाव है वो निस्संदेह यहाँ के जनसेवी जो लोग हैं, समाज सेवक जो लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा एक तरह से अवसर है कि वो किस तरह से यात्रियों के लिए छाया बना सकते हैं, उन्हें शेल्टर बस स्टैंड की कमी को महसूस होने से उन्हें रोका जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय स्टूडियो में महेंद्र जी कौशिक, जो जिला परिवहन विभाग कार्यालय को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, कोटपुतली जिला ना सही लेकिन जिले से कम भी नहीं है कोटपुतली, और आप दोनों ही जिले को रिप्रेजेंट करने वाले लोग साथ साथ बैठे हैं। जिला स्तरीय हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर अश्विनी गोयल, तो जिला परिवहन कार्यालय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस समय आप बताइए, आम आदमी की सुरक्षा को लेकर या जो व्यवस्थाएं यहाँ पर होनी चाहिए अवेयरनेस को लेकर, क्या कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही हैं, किस तरह से परिवहन कार्यालय समय समय पर जागरूकता का परिचय देता रहा है, क्या आपकी आमजन से एक्सपेक्टेशन है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कोटपुतली स्थापना दिवस पे सभी कोटपुतली वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा आपने डॉक्टर राकेश जी पूछा कि जनता की सेफ्टी के लिए और कार्यालय की जो आपकी योजनाएं हैं उनके बारे में, तो समय समय पे हमारे जिला परिवहन कार्यालय की तरफ से वर्कशॉप, सेमिनार और प्रदर्शनी ऑर्गेनाइज की जाती हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हमने पन्ना देवी में 3 दिन का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था। तो सभी बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में जानकारी देना, अपनी सुरक्षा, रोड पे चलने वाले दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा का कैसे ख्याल रखना, वाहन से संबंधित दस्तावेज आपको कौन कौन से जरूरी है, वैलिड है, उनकी वैलिडिटी क्या है, उनकी जानकारी देना, ये हम समय समय पे देते रहते हैं। और एक सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल हमारा मंथ चेंज हो जाता है, कभी वीक में होता है, मंथ ऑफ फरवरी में, कभी जनवरी में, और अभी तो लास्ट ईयर तो हमने सड़क सुरक्षा सप्ताह ना मना करके सड़क सुरक्षा माह मनाया था। तो पूरे माह में हमने पुलिस के साथ में परिवहन विभाग दोनों को संयुक्त अभियान चलाया था, जिसके अनुसार सभी यात्रियों को, आम जन को प्रशिक्षित किया गया था कि वे अपनी सुरक्षा, रोड पे सेफ्टी कैसे रखनी है। उनको समझाइश की गई थी। मौके पे जैसे कोई बिना हेलमेट है तो उसको बताया गया कि हेलमेट की महत्वता क्या है, हमें हेलमेट पहनना चाहिए और रोड के नियमों का हमें पालना करना चाहिए। उससे काफ़ी लोगों में जागरूकता भी आई। और जहाँ तक है जो कॉलेज लेवल का है कि एलबीएस कॉलेज में भी हमने 3 दिन वर्कशॉप किया था, जिसमें हमने उनको रोड पे होने वाले एक्सीडेंट के बारे में, उनको गुड सैमरिटन्स कैसे उपलब्ध की जाती है, किस तरह से उसको हमने फर्स्ट एड देना है। और आपने भी कई बार अखबार में भी देखा होगा, वैसे भी जहाँ भी हम कहीं अपनी जो चेकिंग अभियान में चलते हैं, कहीं पर भी हमें किसी भी तरह का कोई भी अगर एक्सीडेंट हमें मिलता है तो सबसे पहला हमारा प्राथमिक काम होता है कि उस एक्सीडेंट विक्टिम्स को, यात्री को तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाना। डॉक्टर श्री ने देखा होगा 2-4 बार हमारी फ्लाइंग के कुछ अधिक हम किए, स्कूल कॉलेजेस में गए, फील्ड में गए, रोड पे देखे गए, और साल भर में गतिविधियां होती रहती है, प्रशासन भी अपना काम करता है। कहाँ परेशानी का सामना करना पड़ता है? देखो, जनरली क्या है कि लोग जो लोकल हैं वो थोड़ा सा समझने और समझाने में समझ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको फेस करना पड़ता है कि भाई उनकी सेफ्टी क्या है। जैसे अभी पीछे बांसुरकट पे एडीएम साहब और हम वहाँ गए थे, भाई जो भीड़ वगैरह लगती है, जो एक्सीडेंट होते हैं, साहब का भी काफी सहयोग रहा, NHI का भी सहयोग रहा। तो लोगों को कहते हैं कि बीच में जो बैरिकेड में अगर आपने कुछ लगा दिया है तो उस हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद भी लोग जबरदस्ती क्रॉस कर लेते हैं, जिसका रिजल्ट होता है कि फैटल एक्सीडेंट होना। आपका वाहन जयपुर से दिल्ली जा रहा है और आप बीच में क्रॉस करिए तो वाहन चालक को तो जानकारी नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड कोई सीन आएगा। बिल्कुल। तो इस तरह की छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, तो उनके बारे में लोगों को समय समय पर हम जागरूक करते रहते हैं। और जहाँ तक ऑनलाइन का सवाल है, तो अभी मैं समझता हूँ कि 40% जनता जो है, आमजन है, उस सेवाओं पे लाभ लेना शुरू कर दिया। आपने देखा कि अभी इस समय कोटपुतली स्थापना दिवस से पूर्व जिस तरह से अवेयरनेस को लेकर ये सेमिनार का दौर चल रहा है, वार्ताओं का दौर चल रहा है, आज का दिन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए निश्चित किया गया है। इसके अंतर्गत एक पहले दौर की वार्ता के अंतर्गत हमारे साथ मौजूद हैं बीडीएम हॉस्पिटल के पीएम डॉक्टर अश्विनी गोयल, तो हमारे साथ आगार प्रबंधक के रूप में मौजूद हैं पवन जी सैनी, और आरटीओ विभाग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं महेंद्र जी कौशिक।
आप तीनों के माध्यम से जिस अवेयरनेस का परिचय दिया है, राज्य की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी पब्लिक को दी गई है, पब्लिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि योजनाओं का लाभ उठाएं और प्रशासन को कोऑपरेट करें। यदि हम प्रशासन को कोऑपरेट करेंगे तो निस्संदेह जिंदगी हमारी अपनी है, हमारे अपने परिवार की है, उसको यदि हमें सुरक्षा देनी है तो हमें कहीं ना कहीं जागरूकता का परिचय देना पड़ेगा। कोटपुतली स्थापना दिवस जो कि देन है स्वर्गीय डॉक्टर MP शर्मा साहब की, जिन्होंने तोरावाटी के इतिहास के अंतर्गत जिस तरीके से विक्रम संवत 1444 तदनुसार 1327 से जिस तरह से कोटपुतली के स्थापना दिवस को उन्होंने स्थापित किया, तब से यदि बात करें तो कोविड को छोड़ करके रेगुलर ये स्थापना दिवस आयोजित होता रहा है। और इसी क्रम में पूर्व संध्या से जुड़ी हुई ये तमाम जो गतिविधियां आप लोगों के लिए संचालित की जा रही हैं इंदौरिया शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से, ये निश्चित रूप से आज के दिन को एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में जो चिन्हित किया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा मैं कि जिन्होंने समय रहते हुए क्षेत्रीय आवाम को न केवल जानकारियों से अवगत करवाया बल्कि आवश्यकता अनुसार समय समय पर जिले की ओर अग्रसर कोटपुतली को कहीं पीछे नहीं रखा जाएगा, ऐसे आश्वासन के दौर से भी हमें जोड़ा गया है। हेल्थ इज वेल्थ को लेकर के जैसा कि बताया है, आप सारे ऑफिसर्स भी औचक निरीक्षण करते रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद थे PMO डॉक्टर अश्वनी गोयल थे, उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने बीडीएम हॉस्पिटल को अपडेट किया, कैसे वो 150 से 250 बेडेड हॉस्पिटल हुआ और हॉस्पिटल जिला स्तरीय होने के बावजूद भी मैन पावर के अभाव को भी उन्होंने चिन्हित किया। और न केवल मैन पावर के अभाव को चिन्हित किया, सरकार की जो ये OPD और ये जो पर्ची काटने वाली व्यवस्थाएं उन्होंने चालू की हैं, हर एक चीज जो फ्री की ओर बढ़ रही है वो किस तरह से फ्री आम व्यक्ति को परेशानियों का एहसास करा सकती है, इसका भी उन्होंने हमें इशारा किया। हमारे साथ मौजूद हैं ब्लॉक CMHO इस समय डॉक्टर हरिराम जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो भी वर्तमान सरकार के बजट घोषणा सत्र के अंतर्गत PSC को CSC में क्रमोन्नत किया गया है, या जो वर्तमान जो स्थितियां हैं क्षेत्र में, कितनी ऐसी PSC हैं, CSCs हैं और क्या वहां की व्यवस्था है, उससे एक बार पब्लिक को अवगत करवाएं। और चूंकि मौसम बदल रहा है, गर्मी अपने तेवर दिखाने को है, आप क्या मैसेज करेंगे कि इस स्थापना दिवस के अवसर पर लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें? सबसे पहले मेरी तरफ से कोटपुतली स्थापना दिवस की सभी कोटपुतली क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। मेरे पास यहाँ कोटपुतली ब्लॉक में 11 PSC हैं, फिलहाल 2 CSC हैं, 2 UPSC हैं। तो UPSC नागा जी की गौर और अपने सरदार जनाना है, और CSC 2 ही हैं, एक दांतिल CSC, एक नारेड़ा की बिल्डिंग बन चुकी है। हमने नारेड़ा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेके बेड बढ़ाने तक का काम कर दिया है, वो 24/7 सुचारू रूप से चल रही है। दांतिल वाली बिल्डिंग का काम चल गया है, डुप्लेक्स बन रही है, तो एक फ्लोर उसका तैयार हो गया है, दूसरा तैयार होने के कगार पे है। अब भी दांतिल में बेड बढ़ाने की इतनी सुविधा नहीं है क्योंकि 5 ही कमरे हैं अपने पास। बाकी सारी PSC हैं बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे हैं, सभी पे अपने पास स्टाफ भी है, डॉक्टर भी है, बस थोड़ा नर्सिंग स्टाफ कम है, तो उसके लिए आगे रिक्वायरमेंट भेज दी है, तो 1-2 महीने में वो पूरा हो जाएगा। बाकी जो आगे कोविड आएगा उसके लिए हमने पूरी तैयारियां कर रखी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो यहाँ सब सेंटर पे एक दिक्कत आ रही थी कि हमारे पास CHO नहीं थे, तो अपने पास यहाँ पे 45 सब सेंटर ऐसे हैं जो HWC में आते हैं, हेल्थ वेलनेस सेंटर में आते हैं, तो उस पर मैंने हर जगह एक CHO लगा दिया है जो अपने NCD का काम देखेगा, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनको ट्रेस करेगा, जैसे शुगर हो गई, BP हो गई, हाउस टू हाउस जाएगा, हाउस टू हाउस वो दवाई भी देंगे। राजस्थान सरकार ने उनको 70 मेडिसिन लिखने के पावर भी दे दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब सेंटर एकदम सही चल रहे हैं, सभी सब सेंटर पे ANM है अपने पास। बाकी अभी जो राजस्थान सरकार का जैसे कि निरोगी राजस्थान कार्यक्रम चल रहा है, उसकी भी एक्टिविटी हम करा रहे हैं। अभी जो एनीमिया मुक्त भारत चल रहा है उसके लिए भी हम पूरे प्रयासरत हैं, पूरी एक्टिविटी अभी लगभग हो चुकी है। जो चिन्हित हो रहे हैं कि एनीमिया वाले बच्चे हैं तो उनको हम वहाँ पे उनकी दवाइयाँ घर पे ही पहुँचा रहे हैं। बाकी राजस्थान सरकार की जो योजना है जैसे कि JSY वाली है, राजश्री वाली है, वो हर PSC CSC में बहुत अच्छी तरह से लागू है। सबको जितनी है कि किसी भी PSC CSC में हमारे पास मेडिसिन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है। अब जो मौसम बदल रहा है उसके लिए मैं थोड़ा सा जागरूक करना चाहूँगा जनता को कि अभी अचानक से गर्मी बढ़ी है, सुबह सुबह अभी भी ठंड रहती है, तो एक तो पंखे की स्पीड थोड़ा कम रखें, बेड को थोड़ा पंखे से दूर रखें, AC के सामने अचानक धूप में आके ना बैठें, लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लें क्योंकि शरीर में पानी की कमी ना आने दें। अगर आप नींबू पानी पी सकते हैं अच्छा है, नहीं तो अपने नज़दीकी किसी भी सरकारी संस्था से ORS के पाउच ले लें, 1 लीटर पानी में 1 पाउच मिला के और डेली उसका सेवन करें ताकि शरीर में है ना पानी की कमी ना आए।
ये जानकारी देते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज जो भी डिपार्टमेंटली व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में आए हैं, उन सभी ने बहुत कम समय में पूरी अपडेट जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है, आप लोगों को अवगत करवाया है। आवश्यकता है हमें कोटपुतली के इस 635वें स्थापना दिवस पर एक नई सोच को डेवलप करने की। विकास के लिए हमें हमारी सोच को बढ़ाना होगा, हमारे उस दायरे को बढ़ाना होगा, और निस्संदेह जब हम लोग अपना दायरा बढ़ाएंगे तो सार्थक अर्थों में रामनवमी कोटपुतली स्थापना दिवस का मनाया जाना भी सार्थक हो सकेगा। आप सभी लोगों ने अपने व्यस्त कार्यक्रमों के अंतर्गत समय दिया इंदौरिया टाइम्स को। उम्मीद करते हैं इसी तरह से समय समय पर पब्लिक से मुखातिब होने के लिए आप स्टूडियो में आते रहेंगे और लोगों को अवेयरनेस मिलती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।